नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की पंधाना विधानसभा सीट के जनादेश को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आंकड़ों के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस आदिवासी गढ़ की राजनीतिक कहानी आखिर हमें क्या बताती है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम मुद्दे के सार पर नजर डालेंगे, फिर जनता की आवाज को सुनेंगे। इसके बाद नतीजों से निकले 3 प्रमुख संकेतों और आंकड़ों की पूरी कहानी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पंधाना की जमीनी हकीकत क्या है और यह निर्वाचन क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पंधाना खंडवा जिले की एक बहुत ही खास सीट है। ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जहां भील और भिलाला जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ की राजनीति, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो मुद्दे क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर असर डालती हैं? पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नर्मदा सिंचाई परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे फसल का सही दाम ना मिलना और बीमा के पैसे में देरी। रोजगार की कमी है और मनरेगा की मजदूरी भी वक्त पर नहीं मिलती। और हाँ, दूर दराज के गांव में खराब सड़कें और बिजली की समस्या तो है ही। अच्छा, तो ये तो हुए मुद्दे। अब देखते हैं कि इन मुद्दों पर लोग अपनी आवाज कैसे उठा रहे हैं। क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले भी रहे हैं या नहीं? और आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। आप देखिए, वोटिंग का प्रतिशत कैसे लगातार ऊपर गया है। 1993 में जहां 59% लोग वोट डालते थे, वहीं 2018 तक ये आंकड़ा 81% तक पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि पंधाना के वोटर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग वोट डाल रहे हैं तो इसका नतीजों पर क्या असर हो रहा है? ये बढ़ता हुआ मतदान हमें क्या बता रहा है? चलिए नतीजों को खंगालते हैं। जब हम इन नतीजों के आंकड़ों में और गहराई में जाते हैं तो हमें 3 बहुत ही साफ और लगातार पैटर्न दिखाई देते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सिग्नल, 7 में से 5 बार एक ही पार्टी की जीत। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में एक पार्टी की पकड़ कितनी गहरी और लगातार बनी हुई है। दूसरा सिग्नल, और ये सिर्फ जीत नहीं है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जीत का अंतर, मार्जिन, वो लगातार बढ़ रहा है। 2013 में जो जीत करीब 17,000 वोटों से थी, वो 2023 तक 28,000 से भी ज्यादा हो गई। ये बढ़ती हुई ताकत का एक साफ संकेत है। यहीं पर एक बात समझना जरूरी है। हमारे संविधान के अनुसार हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वो सूचना पर आधारित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा दें। और तीसरा सिग्नल जो कि बहुत अहम है, वो है विपक्ष का बिखराव। 2018 के चुनाव को देखिए। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार ने करीब 13% वोट ले लिए। इससे क्या हुआ? विपक्ष का वोट बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिला। यह दिखाता है कि जब विपक्ष एकजुट नहीं होता तो चुनौती देना कितना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब जरा और तफसील से देखते हैं कि दोनों मुख्य पार्टियों का वोट शेयर पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है। इन आंकड़ों से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर है, जो काफी मजबूत और स्थिर दिखता है, करीब 46 से 57% के बीच। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर है, जो 2003 की एक जीत को छोड़कर ज्यादातर 45% से नीचे ही रहा है। 2018 में तो ये और भी नीचे चला गया। लेकिन जैसा राजनीति में हमेशा होता है, हर कहानी में एक मोड़ जरूर होता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी किला हमेशा के लिए अभेद्य नहीं होता। सही रणनीति और सही परिस्थितियों में स्थापित पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर आगे का रास्ता क्या है? अगर कोई बदलाव लाना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? एक असरदार अभियान के लिए किस तरह की रणनीति की जरूरत होगी? इसके लिए एक चतुर्मुख यानी 4 पिलर वाली स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। पहला पिलर है चुनावी गठबंधन, यानी अलग अलग समुदायों को एक साथ लाना। दूसरा है संगठनात्मक मजबूती, यानी बूथ लेवल तक अपने नेटवर्क को ताकतवर बनाना। तीसरा है नैरेटिव, यानी जनता से जुड़ने वाली एक ऐसी कहानी जो विश्वास पैदा करे। और चौथा है संसाधन, यानी लोगों और स्थानीय नेताओं को सही तरीके से संगठित करना। और इस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। पहले 30 दिन गांव-गांव जाकर लोगों की बातें सुनने और उनकी समस्याओं को समझने में। अगले 30 दिन उन समस्याओं के आधार पर ठोस वादे करने और एक नई उम्मीद जगाने में।
और आखिरी के 30 दिन अपनी बात को हर वोटर तक पहुंचाने और उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करने में। इस पूरी प्रक्रिया में भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर व्यक्ति की निजता और सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कोई भी राजनीतिक रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है। इसका असली मकसद शासन का एक रोडमैप तैयार करना है, ताकि आंकड़ों और संगठन की मदद से लोगों की उन असल समस्याओं को हल किया जा सके जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो पंधाना का जनादेश हमें क्या सिखाता है? ये कहानी है एक जागरूक वोटर की, एक बहुत मजबूत सत्ताधारी पार्टी की और एक बिखरे हुए विपक्ष की। ये हमें बताता है कि अगर यहां बदलाव लाना है तो उसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित, जमीनी और विश्वास पर आधारित रणनीति बनानी होगी। सिर्फ प्रचार से काम नहीं चलेगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज के दौर में जब वोटर इतना जागरूक है, तब क्या एक मजबूत जमीनी संगठन एक करिश्माई चेहरे से ज्यादा जरूरी हो गया है? पंधाना का मामला हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,